यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से, कैसे बना लेती हो इतना सुंदर आशियाना? तो बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाकर उठाना पड़ता है, तब जाकर कहीं घर बनता है। साथियों, दशरथ मान जी का एक डायलॉग याद रखना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जब तक अपने को किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, उसके पीछे लगे रहना चाहिए, दिन रात प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखना, झोपड़ी रातों रात बन जाती है, महल बनने में टाइम लगता है। यदि आपका लक्ष्य मूल्यवान है और यदि आपकी मंजिल कीमती और मूल्यवान है, तो उसे प्राप्त करने में टाइम तो लगेगा और मेहनत भी लगेगी। इसलिए कभी हारना और थकना नहीं। साथियों, अपन पहले संविधान के कुल 22 भागों में से 3 भाग, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला भाग जो कि संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित था, दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित था और तीसरा भाग मौलिक अधिकार संबंधित था। उनके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं और यह संविधान का चौथा भाग है जिसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। चौथा भाग, संविधान का चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि हमारे संविधान में मूल रूप से अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन दिया गया है। तो ये आज की इस वीडियो में इसी का अध्ययन करेंगे। पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे इस भाग से संबंधित और उसके बाद में बहुविकल्पात्मक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो कि इस लगभग पूरे भाग को कंप्लीट किए हुए होंगे। यदि स्पीड थोड़ी धीमी हो तो आप इसे 1.25 पर इनकी मतलब स्पीड बढ़ा करके आप इसको देख सकते हैं। संविधान का भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, इसमें ऐसे बनेगा कि किससे संबंधित है। चौथा भाग किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है? तो चौथे भाग में है। इस प्रकार से यह भाग भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा भाग है जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, यानी मार्गदर्शन देने के लिए है किसको? राज्य को। इसमें आगे है राज्य के, तो कुछ पॉइंट बनाए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, इनका परिचय है। पहला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। इन तत्वों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है और ये आयरिश संविधान से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से। तो आयरिश लिखा हुआ आए या फिर आयरलैंड लिखा हुआ आए तो एक ही बात है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है इनकी नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इनकी मुख्य विशेषताएं न्यायालय के द्वारा लागू नहीं हो सकते। इन तत्वों को, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये तत्व न्याय संगत नहीं है, इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है। ये राज्य को केवल मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, राज्य को रास्ता बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, मतलब अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इनकी मुख्य विशेषता है न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते ज़बरदस्ती। इनका लक्ष्य क्या है? तो फिर इन्हें क्यों रखा गया? ये लक्ष्य इसलिए रखा गया इनका कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी ऐसा राज्य होना चाहिए जो लोक कल्याणकारी भावना ली हुई हो। समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना इनका मुख्य लक्ष्य है। क्या प्रभाव है तो फिर संविधान में रखा है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव इनका ये है कि सरकार पर नैतिक दबाव डालते हैं। ये सरकार को कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं कि किस प्रकार से लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाए और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। इन्हें लागू करने के लिए राज्य को कानून बनाने की अनुमति है। मतलब कोई भी राज्य या राज्य सरकारें इनको लागू करने के लिए कानून बना सकती हैं, बाध्य नहीं है लेकिन बना सकती हैं। और बहुत सारे कानून बनाए भी गए हैं जिनका आगे अपन इसी पार्ट में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है उद्देश्य, इनका क्या उद्देश्य है? तो वही बात जो कि पहले चर्चा करते, सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, कमज़ोर वर्गों में जैसे महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि के कल्याण को प्राथमिकता देना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार करना, पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना, ये सब मुद्दों का प्रावधान इनमें किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए। 42वें संविधान संशोधन का प्रभाव काफ़ी इनके ऊपर पड़ा है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था जिनका नीति निर्देशक तत्वों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इस संशोधन ने राज्य नीति में जो ज़्यादा महत्व दिया है, क्या है इसमें 2 नए प्रावधान जोड़े गए थे। पहला है 39A, मैंने यहाँ पे ए लिखा है तो कै भी लिखा हुआ हो सकता है कहीं पर भी।
तो 39 क या 39 ए, इसमें जोड़ा गया बात है कि समान न्याय और विधिक सहायता, समान न्याय और विधिक सहायता। और ये दूसरा है 48 ए या 48 क, मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाम मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और ये नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इनमें क्या अंतर है या किस प्रकार से हैं, तो थोड़ा बहुत इनका प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार के दोनों में अंतर क्या है। न्यायालय के द्वारा लागू किए जा सकते हैं, यानी मूल अधिकार है न्यायालय के द्वारा लागू किए जा सकते हैं, और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा लागू जबरदस्ती नहीं करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार व्यक्ति केंद्रित है, यानी व्यक्ति को ध्यान में रख करके यही इनके ऊपर कार्यान्वयन किया जाएगा। और दूसरा ये समाज और राज्य केंद्रित है, समाज और राज्य केंद्रित है। मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति जो है थोड़ी नकारात्मक श्रेणी की है। क्यों है? क्योंकि राज्य को अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो राज्य को रोकते हैं ऐसा करने, राज्य को रोकते हैं या किसी व्यक्ति को ऐसा करने से रोका जाता है। और ये सकारात्मक प्रवृत्ति के आते हैं, क्योंकि राज्य को कर्तव्य बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। और यहाँ पर मौलिक अधिकारों को उनकी सुरक्षा करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी, न्यायपालिका की जिम्मेदारी दी गई, जो कि पहले वाले टॉपिक में अपन पढ़ चुके हैं। तो ये थोड़ी सी प्रवृत्ति के राज्य को रोकते हैं, किसी भी तानाशाही पूर्व कार्य करने के लिए रोकते हैं, क्योंकि मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति केंद्रित होने के कारण राज्यों को ऐसे नियम या कानून कायदे नहीं बना सकते जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का कहीं ना कहीं उसमें हनन हो जाए। तो ऐसा कानून नहीं बना सकते कोई भी, यानी कि उनको ध्यान में रख कर के ही कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण निर्णय भी कुछ आए थे जिनका नीति निर्देशक तत्वों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। केशवानंद भारती मामला 1973 में एक फैसला आया था जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान का मूल ढांचा माना गया था, यानी कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरा है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का है। इसमें मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच में संतुलन की स्थापना के बारे में बात की गई है कि इनमें संतुलन बना करके आगे कार्य करवाया जाए। ध्यान रखना संतुलन क्यों हुआ, जैसे कि पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मूल अधिकार थे जिनमें संपत्ति का अधिकार था, तो उसे बाद में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही बनाया गया था, तो इसमें संतुलन स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वह है राज्य के निर्देशक तत्व का महत्व क्या है। तो महत्व पहले कर चुके हैं चर्चा इसमें कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, नीतिगत दिशा प्रदान करते हैं और राज्य पर नैतिक दबाव डालते हैं। कल्याणकारी राज्य में क्या आएगा, सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा राज्य, और सरकार की योजनाओं और नीतियों के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट है समाज में सुधार के लिए सरकार को प्रेरित करेगा, नैतिक दबाव। अगर ऐसा राज्य नहीं करता है तो उसे नैतिक आलोचना झेलनी पड़ेगी। विपक्ष की जो सरकारें होती है या फिर जनता जो होती है चुनाव में, तो वह सरकार से ये पूछ सकती है कि आपने इतने में किस प्रकार से नैतिक दबाव डालने का प्रयास राज्य के ऊपर किया जा सकता है। इसलिए प्रेरणा मिलती है, समाज में सुधार के लिए सरकार को प्रेरित करते हैं ये। इनकी सीमाएं भी हैं जो कि पहले बता चुके हैं कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं की जा सकती, सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं। यानी कि सरकार चाहे तो इन्हें लागू कर सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन बाध्य नहीं है। यानी क्योंकि पहले उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ था और संविधान लागू हुआ था, उस टाइम में सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं थे कि पूरे नीति निर्देशित तत्व लागू किए जा सकें। लेकिन जैसे जैसे सुविधा होती है अपनी आवश्यकता के अनुसार राज्य इनको कानून बना करके लागू कर सकता है। आर्थिक और संसाधनों की कमी के कारण सभी तत्व लागू नहीं हो पाते हैं, फिर भी कुछ तत्व जो बहुत सारे हैं जो लागू किए गए हैं और कुछ तत्व अभी भी लागू होना बाकी है। कुछ महत्वपूर्ण इसमें संशोधन के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो पहले चर्चा कर चुके हैं इसकी कि 39A और 43A और 48A जोड़े गई हैं। निर्देशित तत्वों का दायरा बढ़ाया गया है इसके माध्यम से, ये संशोधन के माध्यम से। निष्कर्ष के तौर पर अपन कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय समाज को न्याय, समानता और कल्याण की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये भारतीय संविधान के सामाजिक उद्देश्यों को दर्शाते हैं। हालांकि इन्हें लागू करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इनका पालन करके एक बेहतर समाज की स्थापना की जा सकती है। इसलिए इन्हें लागू करना लगभग ज़रूरी होता है, मतलब बाध्य नहीं है, लेकिन बेहतर समाज की स्थापना करने के लिए इन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते, अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा इनका बारे में अनुच्छेद वाइज देख लेते हैं कि 36 से 51 तक विस्तार से देखें तो कौन से अनुच्छेद में क्या बात कही गई है, तो एक एक देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ बताया गया है कि इसमें क्या है बताया गया। इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य, अपन बार बार राज्य का नाम ले रहे हैं तो राज्य को परिभाषित किया गया है और राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो मौलिक अधिकारों के लिए होता है। तो ये बात इसमें कही गई है जो कि तो लिखी हुई है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो मौलिक अधिकारों में है। और अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ बताया गया है। 37 में क्या है,
नीति निर्देशित तत्वों का परिवर्तन, यानी नीति निर्देशित तत्वों को लागू करना है या नहीं लागू करना है, तो ये बात है कि ये तत्व न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन राज्य के लिए नैतिक रूप से अनिवार्य हैं। तो राज्य के ऊपर नैतिक दबाव डालने के लिए ये बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 37 में। थोड़ा सा इनका अर्थ समझना, ये क्योंकि यहाँ पे सारगर्भित तो रूप से ही टॉपिक बना करके लिखा गया है, तो इसमें विस्तारित रूप से इनकी व्याख्या आप समझने का प्रयास जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 38 में कही गई बात है सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, राज्यों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना और समाज में असमानताओं को कम करने का निर्देश अनुच्छेद 38 में दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 39, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ, संसाधनों का समान रूप से वितरण, यानी संसाधनों का समान रूप से वितरण किया जाए, सभी के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित करना, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन और बच्चों और महिलाओं के शोषण का अंत होना चाहिए। तो ये बातें सब किस में कही गई है? अनुच्छेद 39 में की गई है। प्रश्न आ सकता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 39 के तहत ये बात कही गई है। अनुच्छेद 39A नया जोड़ा गया था, जो कि पहले पर चर्चा कर चुके हैं। समान न्याय और विधिक सहायता ये जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। न्याय को सभी के लिए सुलभ और समान बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, अब जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो इसी अनुच्छेद के से प्रेरित होकर के ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य को ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाइयों के रूप में संगठित करने का निर्देश, अर्थात ग्राम पंचायतों के संगठन की या फिर गठन की बात कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में है, नीति निर्देशित तत्वों में। अनुच्छेद 41 है रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता आदि को बढ़ावा देना आदि इनके संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। वृद्ध व्यक्तियों में, रोगियों में, बेरोजगारों को सहायता, शिक्षा आदि की उनकी व्यवस्था करना और उनको अच्छी शिक्षा सुविधा और अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने का राज्य प्रयास करेगा। ये निर्देश अनुच्छेद 41 में दिए गए हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 42, श्रमिकों के लिए न्यायपूर्ण और मानवोचित परिस्थितियाँ। जो श्रमिक या मजदूर व्यक्ति होते हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके न्यायपूर्ण, मानव उचित और परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाई जाए उन्हें। श्रमिकों के लिए काम के उचित हालात और मातृत्व राहत प्रदान करना, जो महिलाएं होती हैं उनको मातृत्व राहत प्रदान करने का प्रयास अनुच्छेद 42 में कही गई बात। नेक्स्ट है श्रमिकों को उचित वेतन और जीवन स्तर में सुधार, यानी मजदूरों को पर्याप्त वेतन और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने का प्रयास राज्य करेगा कि श्रमिकों को इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाएं ताकि वे अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जी सकें और उनको पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए, यानी कि उनका ज़्यादा शोषण नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार अनुच्छेद 2300 से भी जुड़ा हुआ ये प्रतीत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43A या 43K भी बोल सकते हैं, उद्योग में श्रमिकों की भागीदारी, यानी उद्योग जो होते हैं उनमें श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। उनसे संबंधित जो श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनमें उनकी राय लेना जरूरी है। श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी देने का प्रावधान, जो उद्योग धंधे हैं उनके प्रबंधन में, मैनेजमेंट में उनकी भागीदारी सुननी चाहिए ताकि उनका कहीं ना कहीं शोषण नहीं हो सके। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया प्रावधान है। यानी 43A का कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया 42वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट है 43B, तो ये 97वां संविधान संशोधन 2011 से 43B या 43ख को जोड़ा गया है। इसमें क्या है? सहकारी समितियों के गठन पर जोर दिया गया, सहकारी समितियों के गठन पर जोर दिया गया, जिसमें ताकि ये समितियां स्वायत्तपूर्ण तरीके से कार्य कर सकें और इन पर नियंत्रण, जो सहकारी समितियों पर जो नियंत्रण होगा वह लोकतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है 44 समान नागरिक संहिता की बात कही गई। इसमें समान नागरिक यानी सभी व्यक्तियों के लिए एक समान नागरिक संहिता, एक सिविल कोड, एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, सिविल कोड होना चाहिए जो सभी पर लागू होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, इस पर जोर देने का प्रयास अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। सभी राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 में है शिक्षा की, प्रारंभिक शिक्षा की बात कही गई है। तो रीट के लिए विशेष रूप से उपयोगी है शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा की बात कही जाती है। तो बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान कौन से संविधान, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45 में, यानी कि नीति निर्देशित तत्वों में है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात अनुच्छेद 45 में कही गई थी। बाद में इसमें संशोधन किया गया और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 21 के जोड़ करके मूल अधिकार में घोषित कर दिया गया है। अब 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार बन गया, 21 के तहत बन गया है। अब चूंकि इसको तो 21 के में मौलिक अधिकार बना दिया गया है, तो 45 में क्या बात लिखी हुई है, यानी कि 45 की अनुच्छेद 45 की भाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है और नई बात जोड़ी गई है, वो यह है
कि अब राज्य इसमें 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की पूर्व बाल्यकाल की देखरेख करना, मतलब 6 वर्ष से पूर्व के जो बच्चे हैं उनकी बाल्यकाल की जो अवस्था होती है उसकी थोड़ी देखरेख करना और प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रयास करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46 है अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों का संरक्षण इसमें किया गया है, जिसमें अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक स्तर और आर्थिक हितों को रक्षा करने का प्रयास इसमें किया गया है कि राज्य इस प्रकार की नीतियाँ योजनाएं या फिर कार्य करेगा जिनसे इन समाज के वंचित वर्गों का आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से उनका सुरक्षात्मक सुधार हो सके। तो अनुच्छेद 46 में ये बात कही गई है, यानी पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग या जो भी हैं वंचित वर्ग हैं तो उनके संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो अनुच्छेद 46 में कही गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और स्वास्थ्य में सुधार। पोषण स्तर और स्वास्थ्य में सुधार पर बल दिया गया है। जनता के पोषण स्तर को ऊंचा उठाना और मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना। तो प्रश्न का ध्यान रखना कि मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ या फिर द्रव्यमान वाले जो भी पदार्थ हैं, मादक द्रव्य वाले जो भी पदार्थ हैं उनकी रोकथाम या फिर उनके पदार्थों पर रोकथाम के लिए कौन से अनुच्छेद में बात कही गई, तो अनुच्छेद 47 में कही गई, नीति निर्देशित तत्वों के तहत कही गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन के संगठन को बढ़ावा देने का प्रावधान किस में जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 में जोड़ा गया है। पशुधन की नस्लों को सुधारना, जो दुग्धारू पशु हैं उनकी नस्लों को सुधारना, अधिक से अधिक बढ़ावा देना और गोहत्या को रोकने का प्रयास करना। पशुधन को बढ़ावा देने का प्रयास किया, गोहत्या को रोकने का प्रयास अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया है 1976 में। 42वें संविधान संशोधन को 1976 में जोड़ा गया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यावरण और वन्य जीवन संरक्षण का बढ़ावा देना, पर्यावरण को संरक्षित करने और वन और वन्य जीवन की रक्षा करने का निर्देश इसमें दिया गया है। तो पर्यावरण संबंधित जो अनुच्छेद है 48 ए है जो 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण करना, इसमें बल दिया गया है। ऐतिहासिक स्थल, स्मारक और कलात्मक वस्तुओं की सुरक्षा पर इसमें बल दिया गया है। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग रखने का निर्देश दिया गया है इसमें, क्योंकि कार्यपालिका अगर हावी हो जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है या फिर नीति निर्देशित का हनन हो सकता है। तो न्यायपालिका इस बात की सुरक्षा का ध्यान रखेगी। दोनों की शक्तियों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, इस बात का निर्देश इसमें अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट है जो कि अंतिम है इसका अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करना, यह इसको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। राज्य राष्ट्रों के बीच में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून संधि आदि का पालन करेगा, राष्ट्रीय आदर्शों का अंतर्राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करेगा और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का सम्मान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो होंगे उनको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, शांति को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इसके बाद में 51 क जोड़ा गया था जो कि भाग 4 क में जोड़ा गया था, वो अलग मौलिक कर्तव्य संबंधित है, उसकी चर्चा अलग से वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार 36 से 51 तक ये महत्वपूर्ण अपने नीति निर्देशित तत्व थे। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अपन चर्चा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे कि जो अपन ने अभी तक पढ़ा है इसमें कितने महत्वपूर्ण प्रश्न अपन हल कर पाते हैं और कितने समझने में अभी और प्रयास करने का जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 1 है राज्य के निर्देशित तत्व किस से प्रेरित हैं, तो इसमें अमेरिका संविधान से, आयरिश संविधान से, रूसी संविधान से या जापानी संविधान से, तो आयरिश संविधान से यानी बी ऑप्शन है। या यहाँ पर आयरलैंड भी लिखा हुआ है, भाई किस संविधान से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशित तत्व किस देश से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से या आयरिश संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में निम्नलिखित में से संरक्षण पर किसके संरक्षण पर जोर दिया गया है, तो ऑप्शन पढ़ना प्राचीन स्मारक और कलाओं पर जोर दिया गया है और वन और पर्यावरण पर जोर दिया गया है, आर्थिक संसाधनों पर जोर दिया गया, तो उपयोग सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयोग सभी पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है या फिर दोनों है, तो इसका सही उत्तर होगा दोनों सी उत्तर होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, पंचायतें नहीं होगी, पंचायतों का गठन करने की प्रेरणा दी गई है अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकने का मुख्य कारण क्या था। अभी तक अपने पढ़ रहे थे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकती, पर क्यों नहीं किया जा सकती, इसका मुख्य रीज़न था वो ये था कि ये केवल मार्गदर्शन सिद्धांत हैं, इनकी संवैधानिक शक्ति नहीं है, और ये केवल राज्य के लिए नैतिक निर्देश प्रदान करते हैं, इसलिए तीनों ही कारण इसमें उचित हैं। और तो उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो संविधान के चौथे भाग में, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, संविधान के चौथे भाग में निर्देशित तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है,
यानी इन्हें संविधान में क्यों लागू किया गया, आयरलैंड के संविधान से इन्हें क्यों लिया गया, तो प्रशासनिक सुधार लाना, समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना, तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना। तो इसका सही जो उत्तर है समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समानता और न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में समानता और न्याय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन न करने पर क्या परिणाम होता है। सरकार के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, नहीं कर सकती क्योंकि ये बाध्य नहीं है। सरकार पर नैतिक दबाव डाला जा सकता है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं, इनमें कोई नहीं है। तो इनमें सही उत्तर होगा सरकार पर नैतिक दबाव डाला जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को प्रभावी बनाने का दायित्व किस पर है, तो संसद और राज्य की विधानसभाओं को, क्योंकि वही प्रभावी बना सकते हैं, कानून वही बना सकते हैं, इनको लागू करने के लिए इनको प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किस अनुच्छेद में कही गई बात है, तो यह अनुच्छेद 50 में, जो कि थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की शक्तियों में थोड़ा अलग अलग विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 43 में किस पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 43 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपयुक्त जीवन स्तर पर, मजदूरी के कल्याण पर, स्वरोजगार के अवसरों पर, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर। तो सही उत्तर है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपयुक्त जीवन स्तर पर अनुच्छेद 43 में बात कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में शुरू होते हैं, तो पहले पढ़ लिए अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं और 51 तक है, 36 से 51 तक चौथे भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48 किस विषय से संबंधित है, तो ये 48 किससे संबंधित है, तो गो हत्या को रोकने और पशुपालन का संगठन करने से अनुच्छेद 48 संबंधित है। ए ऑप्शन सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से, यानी कि 3 तो सही है और 1 सही नहीं है। इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तो बात तो सही है, लागू नहीं किया जा सकता। ये सरकार के लिए अनिवार्य हैं, तो अनिवार्य नहीं है, मतलब सरकार को प्रेरणा स्रोत हैं, सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, सरकार को प्रेरित करने के लिए हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। ये राज्य को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, प्रेरणा देते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, ये भी सही है। तो प्रश्न पूछा था कि सही नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, तो 39A में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39 में। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार क्या कर सकती है। सरकार कानून बना सकती है, नीतियों का निर्माण भी कर सकती है, न्यायालय की सलाह भी ले सकती है, उनकी व्याख्या भी करवा सकती है। तो उपरोक्त सभी कार्य इसमें किए जा सकते हैं, तो ये सही है। बाध्य नहीं है, कानून बनाने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन बना सकती है। अनुच्छेद 41 का विषय क्या है। अनुच्छेद 41 का विषय है सार्वजनिक सहायता और रोजगार का अधिकार, सार्वजनिक सहायता और रोजगार का अधिकार प्राप्त करना, सार्वजनिक सहायता और रोजगार का अधिकार प्राप्त करना। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सम्मान, न्याय और विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा, तो अनुच्छेद 39A में कही गई कि सम्मान, न्याय और विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा, 39A में। सही उत्तर होगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समान नागरिक संहिता लागू करना, जो कि पहले पढ़ चुके हैं अपने नोट्स में कि समान नागरिकता संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा, राज्य। राज्य की नीति निर्देशित तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं। राज्य के नीति निर्देशित तत्व किस प्रकार के अधिकार, तो नैतिक अधिकार हैं, कानूनी अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, सामाजिक अधिकार भी नहीं है, नैतिक अधिकार है। तो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48A में किस विषय पर जोर दिया गया है, तो पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण पर, पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण पर किस अनुच्छेद में जोर दिया गया है, अनुच्छेद 48A में, अनुच्छेद 48A में। तो ए ऑप्शन सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकार किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है, सामाजिक न्याय पर, आर्थिक कल्याण पर, समानता और स्वतंत्रता पर। तो उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है, तो 43 श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी, यानी 43 किस में जोड़ा गया, श्रमिकों के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में भागीदारी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में सार्वजनिक सहायता के अधिकार का प्रावधान किया गया? सार्वजनिक सहायता के अधिकार का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 41 में सार्वजनिक सहायता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 47 में किसके उन्मूलन की बात कही गई है? तो 47 में शराब और मादक पदार्थों के सेवन की उन्मूलन की बात कही, उनको हटाना है, शराब और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। तो ये अनुच्छेद सी में, ये ऑप्शन सी में सही उत्तर है, अनुच्छेद 47 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को लागू करने के लिए कौन सा संशोधन मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है? तो 42वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अनुच्छेद 38 में किस प्रकार की समानता की बात कही गई है? तो सामाजिक और आर्थिक समानता, सामाजिक और आर्थिक समानता, सामाजिक और आर्थिक समानता। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, सामाजिक और आर्थिक समानता, सामाजिक और आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशित तत्व समाजवादी अर्थव्यवस्था की दिशा में राज्य की नीति के लिए आवश्यक हैं? तो वह है जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशित तत्व किस प्रकार के राज्य की स्थापना का प्रयास करते हैं? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशित तत्वों को संविधान के किस खंड का हिस्सा बनाया गया है? तो संविधान के चौथे भाग का हिस्सा बनाया गया, चौथे भाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के लागू होने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी, कानूनी शक्ति की अनुपस्थिति। तो ये सभी इसमें पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में किस अनुच्छेद में वंचित वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है? तो वंचित वर्गों के लिए तो बात कही गई है अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभ में क्या प्रावधान था? तो था इसलिए आया है कि पहले 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना था, जिसे बाद में क्या कर दिया गया, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के में जोड़कर मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और वर्तमान में पूछे कि 45वें इसमें अनुच्छेद 45वें अनुच्छेद में क्या है? तो 6 वर्ष तक के जो बालक हैं उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करना या उनको सुव्यवस्थित उनको मुहैया उपलब्ध कराने का प्रयास इसमें किया गया है 0 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को। राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब इनको संविधान में क्यों शामिल किया गया, क्या कारण थे? यानी कि राज्य इनको लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं, फिर भी क्यों लागू किया? इसलिए लागू किया कि सरकार को सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की ओर प्रेरित करना, ताकि सरकार सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इसको प्रेरणा स्रोत के रूप में इनको लागू किया गया था। राज्य के नीति निर्देशित तत्व किस प्रकार के राज्य की परिकल्पना करते हैं? समाजवादी राज्य की परिकल्पना करते हैं। किस प्रकार की? समाजवादी राज्य की। तो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, समाजवादी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को न्यायालय में लागू क्यों नहीं किया जा सकता? इसका पीछे का क्या कारण है? क्योंकि वे केवल दिशा निर्देश हैं, यानी कि प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि वे कानूनी अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वे सामाजिक और नैतिक सिद्धांत हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है, और इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर के 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया था। ग्राम पंचायतों की जो प्रेरणा मिली है, ग्राम पंचायतों की स्थापना की प्रेरणा मिली है, वह अनुच्छेद 40 से ही प्रेरित होकर के ग्राम पंचायत का गठन किया गया 1959 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 39 के में किस बात पर जोर दिया गया है? तो पुरुष और महिला को समान वेतन मिलना चाहिए। तो पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन आज भी दिया जाता है। तो ये किस बात में, किस अनुच्छेद में है? तो 39 के में ये प्रावधान सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को संविधान सभा ने किस श्रेणी में रखा है? तो न्याय संगत, अर्ध न्याय संगत या गैर न्याय संगत। तो मतलब ये न्याय संगत नहीं है, इसलिए इसको सी ऑप्शन यानी गैर न्याय संगत। ऐसा क्यों रखा गया है? ऐसा इसलिए रखा गया था कि 1950 में अपना जब संविधान लागू हुआ था तो कुछ समय पहले ही अपना देश आज़ाद हुआ था, तो अपने देश में राज्य की या फिर कुछ राज्यों की ऐसी हालात नहीं थे कि वो नीति निर्देशित तत्वों को पूर्ण रूप से लागू कर सकें। अगर इन्हें न्याय संगत बनाया जाता या कानूनी बनाया जाता तो राज्य के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव गिर जाता, जिसके माध्यम से, जिसके बोझ के नीचे राज्य अपना अन्य विकास नहीं कर पाता। तो इसलिए इन्हें गैर न्याय संगत रखा, ताकि राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसे उनको सहूलियत महसूस हो उस अनुसार इनको धीरे धीरे लागू करता रहे और इनसे प्रेरणा स्रोत लेकर राज्य के विकास के हेतु, लोगों के विकास हेतु नीतियाँ बनाता रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? तो पहले पढ़ चुके हैं, 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक का सही उत्तर है ए ऑप्शन, 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? ये नहीं वाला प्रश्न है, ऐसे जल्दीबाजी में दिखते नहीं है तो कई बार गलती हो जाती है, तो नहीं है, तो इसका मतलब 3 है और 1 नहीं है। तो भौतिक संसाधनों का समान वितरण करना, महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त करना, 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका देना। तो आपको पता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने वाला प्रावधान किस में था? ये अनुच्छेद 45 में था, जो कि बाद में 21 के में जोड़ करके मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके साथ ही 2-3 प्रश्न और हैं। केटी सा नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो खाली चेक दिया और बैंक की मनमर्जी के ऊपर छोड़ दिया गया कि उनको भुगतान करें या नहीं करें। तो केटी सा ने ऐसा कहा था। ये कथन किसका है कि नीति निर्देशक तत्वों को खाली चेक के समान बताया है और बैंक की मनमर्जी के ऊपर छोड़ दिया गया कि उनका भुगतान करें या नहीं करें। दूसरे ही अम्बेडकर जी ने ये बात कही थी नीति निर्देशक तत्वों को कि नीति निर्देशक तत्वों को मानना या इनसे प्रेरणा लेकर कानून बनाना या फिर इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके इनको लागू करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। यानी कि बाध्यकारी नहीं होने के बावजूद भी राज्य के द्वारा किया जाएगा, और यदि ऐसा राज्य नहीं करेगा तो जनता चुनाव में इसका जवाब मांगेगी। तो ये बात किसने कही थी? अम्बेडकर जी ने कही थी। इस वीडियो में इतना ही था, अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे पहले वाले संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 2 और संविधान के भाग 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आप नहीं देखे हैं तो उनसे पहले देखने का प्रयास करें। संविधान के सभी 22 भागों का अपन विस्तार से महत्वपूर्ण प्रश्नों का इनमें संकलन करेंगे। आगे वाली वीडियो में आप जुड़े रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।